सरकार तक आने लगे। लोग मिट्टी बेचने बाजार तक आने लगे। क्या बात है? लोग मिट्टी बेचने बाजार तक आने लगे, बाजार तक आने लगे। मुफलिसी के तज़किर सच नुमाया हो नहीं पाता है मेरे दौर में। क्या बात है? सच नुमाया हो नहीं पाता है मेरे दौर में, पाता है मेरे दौर में। झूठ के सब मसले, झूठ के सब मसले अखबार तक आने लगे। क्या बात है जनाब अली? झूठ के सब मसले अखबार तक आने लगे, अखबार तक आने लगे। जिनको मैंने दी थी खुद अपने ही कदमों में जगह। क्या बात है? जिनको मैंने दी थी खुद अपने ही कदमों में जगह, अपने ही कदमों में जगह। हाथ अब उनके मेरी, हाथ अब उनके मेरी दस्तार तक आने। क्या बात है? बहुत अच्छा है। हाथ अब उनके बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तार तक आने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तार तक। बहुत अच्छा भैया जी। कहिन में आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। काफिला लखनऊ में पहुंच चुका है। शाम इसी नीम के पेड़ के नीचे शर्मा टी स्टॉल के सामने लाल बाग में लगभग 1.25 घंटा आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। जी हां, चुनाव की तारीखें सबको मालूम है। अभी ये जो काफिला चल रहा है ये उत्तर प्रदेश में चलेगा, लेकिन बहुत जल्द मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बैंगलोर तक जाने की पूरी ये एक बनाई है, एक ट्रेल बनाई है। वहां तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे कि तमाम शहरों तक आए। आपसे बातचीत है, रूबरू हूं। लेकिन आज लखनऊ में खास बातचीत है। कल मैं कानपुर में जरूर मौजूद था, कानपुर में बातचीत कर रहा था। बड़ा अच्छा लोगों ने शो किया और वहां पर लोग मौजूद रहे। आज उम्मीद करते हैं लखनऊ में, जो लखनऊ में मुझे एक चीज की तसल्ली रहती है कि यहां पर लोग गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन वो कागजी गुस्सा होते हैं। यानी वो कागज पे गुस्सा दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाद में कोई ज्यादा बातचीत बढ़ती नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा आज यहां पर बातचीत सिलसिला बनेगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज, उनसे भी मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के साथ कम तालियां क्यों बजाई आपने, जरा समाजवादी पार्टी के बाद जोर बजाई ना, शुक्रिया। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मुझे मालूम है लखनऊ में सुबह जो है 10 बजे से पहले नहीं होती। ये शहर अपने हिसाब से अंगड़ाई लेता है, अपने हिसाब से उठता है। नवाबों का शहर है, यह हिसाब से चलता है। लेकिन मैंने इसको जगाने का, इसको उठाने का पूरा इंतजाम किया है। वाह क्या बात है। क्या नाम है आपका? सुधांशु। सुधांशु जी जरा उठाइए जरा इसको, शहर को। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बा। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं
अब लग रहा है, अरे एक ही बार क्यों कहा, कम से कम 3 बार तो बोलना ही चाहिए। वाह, मैंने कहा था उठने के लिए, उपद्रव मचाने के लिए नहीं बोला था। गजब है भाई, गजब है। अब ये उठ गया है, अब ये शहर उठ गया है, मुझे मालूम है, और अब मामला जम भी गया है। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा, लेकिन जिनकी बात है, जिनको कहना हो, सबसे पहले बातचीत मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। ये शो उसी तरह का है जिसमें आम लोगों की आम बातचीत होती है, लेकिन मुझे मालूम है अब मामला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का है, पॉलिटिकल थीम है, लोग चुनाव की बात करना चाहते हैं, तो जरूर मैं बात करूंगा। चुनाव की बातचीत भी होगी, चुनाव के बारे में बात होगी, मुद्दों पे बात होगी, तमाम वो सारे लोग जो कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो भी होगी। मैं आता हूं मैम, आपके पास आऊंगा, उधर भी आऊंगा। जो लोग बात अपनी कहना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे तो बहुत जल्दी मामला निपट जाएगा। जी जी। मेरा नाम आशीष पांडे है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो महागठबंधन बनाया गया है, हाँ। इसके ऊपर एक बात है हाँ। कि सब हुए हैं एक, किस खातिर, बस मोदी जी को हराने को। पर कोई नहीं ना इन सब में जान सका कि ये चाहते हैं किसको पीएम बनाने को। जनता जिसको चाहेगी उसको ही जितवाएगी। ये चुनावी वादे तो है बस मन बहलाने को। है पड़ोसी आतंकी, ये सब जानते हैं, पर हमारी सेना काफी है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने को। क्या बात है, मेरी सेना काफी है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लाइव देख रहे हैं, अच्छा ये भी बड़ा सुविधा है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनाब? नमस्कार प्रतीक जी, मैं लखनऊ भारत संचार निगम लिमिटेड से बोल रहा हूँ जी। मेरा ये कहना है, दोनों सरकारों से 2009 में हमारी बीएसएनएल का प्रॉफिट था 40,000 करोड़ रुपए, और 9 से 14 तक कांग्रेस रही और उसके बाद बीजेपी रही। आज की डेट में हम लोगों के पास, हम लोगों को हमारा विभाग तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। तो मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं कि ये हालत सबकी हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी आप बीएसएनएल भाई, आपका धैर्य रखिए, बहुत ज्यादा उतावलापन अच्छा नहीं लगता। जी जी। देखिए, हमारा देश में जो बना है, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया था, पढ़े लिखे ने बनाया था। हमारे बीच जब चुनाव में हम लोग जब पहली बार आए तो रोटी कपड़ा और मकान से आए, लेकिन हम लोगों ने शिक्षा को दरकिनार रखा, जिसकी वजह है कि आज भी हमारे देश में बहुत पिछड़ापन है। हम शैक्षिक रूप से उतने आगे नहीं जितना हम लोग को होना चाहिए। हमारे जी मैं जानता हूं, तुम यहां भी आ गए। आप जहां जहां जाएंगे वहां जाऊंगा। तुम इलाहाबाद में थे, कानपुर में भी था, क्योंकि आपसे मोहब्बत है। आपके न्यूज चैनल को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन ये बताओ, अब हम जहां जहां जाएंगे तुम पीछे पीछे चलोगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार हमारी हमसे धोखा किया है 27,000 रोजगार को, मैं बात करना चाहता हूं, सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि युवा दर्द की चादर में आहे भरता है, युवा दर्द की चादर में आहे भरता है इंतजार उसे नौकरी का शायद। मुझे याद है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपका भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। 7 अगस्त की बात है, मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हुआ था, उसी दिन हम पर घोर लाठियां चली हुई थी। आपने पार्टी का, विरोधी पार्टी का निंदा किया था, लेकिन आज तक कोई उसका काम नहीं हुआ। 27,000 परिवार आज भी बेघर है। यही विधानसभा है बगल में, हम लोग लगातार 10 बार यहां आए अपनी मांग रखने के लिए। लास्ट 2 नवंबर को हम लोग लाठियां खाते हैं, भगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, विधायक, जिसको सबको 75 जिलों में ज्ञापन दिया गया है, यह है ज्ञापन। किसी मंत्री विधायक को ऐसा नहीं छोड़ा जिसने ना दिया है। 20 बार अनुपमा जायसवाल से मिला हूं, कम से कम 35 बार, 7 महीने की बात है, 7 महीने से लड़ रहा हूं। और ये न्यूज चैनल का आभार देना, प्रतीक भैया का आभार देता हूं, जिनकी बदौलत आज 3 दिनों से लगातार मेरा मामला उठ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे बनारस में पता नहीं थे, नहीं, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाते, लेट हो गया। बनारस में लेट हो गए थे, फिर तुम इलाहाबाद में मिल गए, अब कानपुर में, लखनऊ में हम कल भी हैं, तो मैं कल भी आऊंगा। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय योगी जी, अब 27,000 सीट अभी भी 68,500 में बाकी है। सभी नेता जितने भी हैं, सब लोग एक साथ होकर युवाओं का साथ दे, क्योंकि युवा देश चलाता है, न कि नेता चलाता है। तो इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल जी, क्योंकि ये तो ऐसे घूमता रहेगा मेरे पीछे पीछे, कहां तक जाएगा ये? मैं इसीलिए कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य करिए। 68,500 की भर्ती जो थी, उसमें पासिंग मार्क्स कम करने का निर्णय सरकार ने ही लिया था,
लेकिन कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज किया और कोर्ट के निर्णयों का पालन करना यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बावजूद इसके 69,000 भर्तियां फिर उसके बाद आई। ये फिर अवसर था कि ये दोबारा उस भर्ती में जाकर के पार्टिसिपेट कर सके। मैं निवेदन करूंगा, आप युवा ऊर्जा है, आप शिक्षक होने वाले हैं, अगर इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की जिद रख करके आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं सकारात्मक संदेश नहीं है। आप नए रोजगार के लिए आगे बढ़िए। आप किसी एक बात को पकड़ करके अगर पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। सरकार समाधान चाहती है और सरकार ने समाधान के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन हम संवैधानिक दायित्वों से बंधे हुए हैं, इस बात को इनको समझना पड़ेगा। जी हम बहुत स्पष्ट है, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो एक बात खाली कहना चाहते हैं प्रतीक भाई, बीएड-टीटी वाले हों, ये लड़के हों, बीटीसी वाले लड़के हों, अनुदेशक लड़के हों, ये कहां पर चले गए केशव मौर्य जी, आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि 2014 में बनारस में इन बच्चों से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, तब संविधान के दायित्व की इनको चर्चा नहीं थी, इनको जानकारी नहीं थी। असल बात है क्या कि वोट लेने के लिए इन बच्चों को बरगलाइए मत। ये अगर अराजक हो गए तो निश्चित तौर पर जान लीजिए हम और आप यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राहुल गांधी की वही थ्योरी बता रहे हैं कि जो बेरोजगार होता है वो आतंकवादी हो जाता है। अरे मत भड़काइए। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के इस फैब्रिक को, लोकतांत्रिक ढांचे को आप चोट पर पहुंचाइए कि जो बेरोजगार है वो आतंकी हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अराजक और आतंकी में अगर इन्हें फर्क नहीं पता है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी सबसे अराजक पार्टी और राहुल गांधी जी का बयान है कि जो बेरोजगार होते हैं वही आईएसआई में भर्ती हो जाते हैं, आईएस में भर्ती हो जाते हैं, वो तालिबानी हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन उसका समाधान कौशल विकास के द्वारा आएगा। मैं राकेश सर से कहना चाहूंगी, जो सर कह रहे हैं कि इनको एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि हम लोग भी नोटा दबाएंगे और हम कहेंगे हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी निकालते हैं ऑन पेपर्स। इन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली ऑन पेपर्स, लेकिन कंप्लीट किए खाली 40,000 बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे। हम लोग एलिजिबल ही नहीं है तो नोटा दबाएंगे क्योंकि हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है। इलेक्शन में सारे के सारे ऐसे ही, जैसे ये हमें हटा देते हैं जॉब से कि तुम एलिजिबल नहीं हो, हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है। योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज तो बहुत है बट एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन में कैंडिडेट्स तो बहुत है बट नो वन इज एलिजिबल। वी विल आल्सो नॉट गो। तो हम नोटा दबाएंगे। जी मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। बड़ी विकट समस्या, ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार है। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। जी देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि उत्तर प्रदेश के लोग काबिल नहीं है नौकरी के लिए, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने काबिल हैं जो इंग्लिश में लिखते हो वो भी गलती कर जाते हैं। ये कहाँ बोला उन्होंने? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? बोला तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ प्रतीक जी कभी भी। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के लोगों में, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर दूं। बिल्कुल उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के लोगों में अभी काबिलियत उतनी नहीं है क्योंकि हमने वैकेंसी निकाली थी, उसके अकॉर्डिंगली वो सूट नहीं कर रहे। एक बार बिल्कुल गलत है, पूरा होने दीजिए। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 1,25,000 शिक्षा मित्र इको गार्डन में पूरी ठंड में बैठे रहे, किसी मंत्री के पास फुर्सत नहीं थी कि कम से कम उसके पास चले जाते, पूछ लेते कि आप परेशान हैं, ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है। तीसरी बात, जब आप युवाओं की बात नहीं सुनोगे, अगर युवा अपनी बात कहेगा, लड़की महिला अपनी बात कहेगी, और सिर्फ आपने देखा होगा एक ही बात मांग रहे हैं, वो भी एक आपके पीछे घूम रहा है लिए कागज, उसके पीछे पैसा नहीं होगा, रोजगार के लिए, बच्ची भी रोजगार के लिए घूम रही है। लेकिन आप इसकी बात न करके पता क्या बातें करेंगे? इनसे पूछो तो क्या बातें करेंगे? अरे भैया हम क्या करें, हमने तो पिछली सरकार में भर्ती निकली थी, पिछली सरकार में नहीं हुआ, अब हम कोशिश कर रहे हैं। फिर इनके एक मंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनके पास जाओ, हाँ देखेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा कष्ट होता है, आप लोग परेशान हैं, लेकिन वो आश्वासन मंत्री है, उनका काम सिर्फ आश्वासन है। गंभीर बात करिए, अभिनय करना बंद करिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बार आपके महत्वपूर्ण विषय है तो नौकरी दे दो, बात खत्म कर दो। बार आपके चैनलों पर देश की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना होती है। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों हुई, इस पर सवाल होने चाहिए। हमने आज शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमने आज व्यवस्थाएं ठीक करना शुरू किया है, लेकिन ये वोट बैंक देखना चाहते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया इन्होंने। अगर हमने शिक्षा व्यवस्था सारी चौपट की, सब कुछ हमने कर दिया, तो तुम क्या घंटी हिलाने आए हो यहाँ पे? तुम तो वादा करके आए थे कि हम आएंगे, मोदी जी चिल्ला के बोले थे बनारस में हम आएंगे, सबको रोजगार दे देंगे, सब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 10 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। अब जब रोजगार मांगने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है इसमें,
कमेटी हमने बैठाई है, सुनिए कमेटी हमने बैठाई है। पिछली सरकारों में गड़बड़ी हुई है भाइयों बहनों, पिछली तो आप 1999 से लेके 2019 तक 20 साल में 10 साल आपकी सरकार, 10 साल आप कुछ नहीं कर पाए, इसके मतलब आप निकम्मे हैं। आप देश को बलगना बंद कीजिए। देखिए मेरा एक बहुत सीरियस आपत्ति है। देखिए रोजगार के विषय पर तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आज भारत की सरकार ने 400 से ज्यादा प्रकार के कौशल विकास के हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, वरना 1210 प्रकार के कौशल विकास के कार्यक्रम आज चाइना चलाता है। और इसीलिए चाइना में लोग आज चीजें हाथों से बना लेते हैं, लेकिन भारत का जो कौशल था वो कुनीतियों के कारण लगातार पिछड़ता गया। 13 करोड़ लोगों को आज मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने स्वरोजगार के लिए दिया है, और यही कारण है कि 11वें नंबर से आज इकोनॉमी बढ़कर के 6ठे नंबर तक आई है। आज भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से तमाम मुल्क परेशान है। लेकिन बहरहाल बाजी, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहस बड़ी जोरदार है और रोजगार पर है। बहुत कम मुद्दा होता है, बहुत कम समय होता है जब ऐसी बहस हो। जी ऑफ कोर्स सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं। अदम गोंडवी का एक शेर था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। प्रतीक भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास 29 लाख नौकरियां, सैंक्शनड पद 29 लाख इस सरकार के पास पड़े रहे। इन्होंने एक नौकरी का विज्ञापन नहीं निकाला, एक नौकरी का। लगभग 5 लाख नौकरियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी हुई हैं। इन्हें लोग नहीं मिल रहे 22 करोड़ में से, इन्हें लोग नहीं मिल रहे। 1.25 लाख बीएड, टीईटी और बीटीसी वाले बच्चे इको गार्डन में बैठे हैं, इनको नहीं मिल रहे। और मेरे बच्चे अराजक होकर के कह रहे हैं हम नोटा दबाएंगे। राजनीतिक सिस्टम से ये लोग, भाई एक मिनट राकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपना जवाब दीजिए। आप अराजक कह रहे हैं, नोटा दबाना, ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये बड़ा मसला है प्रतीक भाई, क्या वो अराजक हो जाते हैं? ये मसला है। ये देखिए, जब इनके पास सवाल नहीं होता तो दो काम करते हैं। एक काम करेंगे कि जब हम बात करेंगे तो ये लोग बीच में बोलेंगे। दूसरी बात, कुछ नहीं करेंगे तो अपने लड़कों को हुस्का देंगे कि जय श्री राम। अरे जय श्री राम कौन नहीं बोल सकता है भाई? सच्चाई ये है, भारत माता की जय कौन नहीं बोल सकता है? बोलो भारत माता की, भारत माता की। कौन नहीं बोल रहा है? लेकिन उसके बाद क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई? क्या वंदे मातरम पर इनके विधायक मंच छोड़कर चले जाते हैं, इनके मंच छोड़ वंदे मातरम, बोलिए, दीजिए रोजगार। अपने नेताओं से बोलिए, अपने विधायकों से बोलिए। आज रोजगार के सृजन की दिशा में हमने प्रभावी काम किए हैं, वरना भारत में सरकारी नौकरी ही रोजगार रह गया था। भ्रष्टाचार के इतने चरम मापदंड इन्होंने खड़े कर दिए, और आज ही लखनऊ में एक आईएएस अधिकारी के घर 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यही कारण है। मुझे मालूम है, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स मुझे मालूम है बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लोगों ने बीएसएनएल तरफ से एक क्वेश्चन भाजपा के प्रवक्ता से पूछा, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी बीएसएनएल की तरफ से हमने एक सवाल पूछा नौकरियों के, खास तौर से सैलरीज को लेकर, कि आखिर हमारी सैलरीज क्यों नहीं आ रही बीएसएनएल के। हमारा फायदे का उपक्रम था और आज 14 से लेकर 19 में घाटे पे चला जा रहा है बीएसएनएल का। जी हमारा फायदे का, ऑफकोर्स राकेश जी वांट टू रिप्लाई तो रिप्लाई कर सकते। मैं जी एक मिनट, नीचे बैठो। तुम्हारे पास कुर्सी है? भाग्यशाली आदमियों कुर्सी है। जी मैम। देखिए, मुझे ये कहना है कि हम सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं। हाँ। हमारा 33% जो है वो टैक्स में जाता है। जो भी सरकार आती है, जैसे सपा आई, उसने साइकिल पाथ बना दिए। अरे हमसे पूछा, हमारा पैसा तुमने लगाया, वो साइकिल पाथ में आज सबने दुकानें खोल रखी हैं, उस साइकिल पाथ का क्या हुआ? दूसरी बात, जब ये आई कांग्रेस ने कहा हम इतना उनका लोन माफ कर देंगे किसानों का। अरे क्या तुम अपने बैंक से करेंगे राहुल गांधी? अपने अकाउंट से करेंगे? माफ करेंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से। अरे जब हमारा पैसा इस्तेमाल करोगे हमसे नहीं पूछोगे कि करें कि ना करें? दूसरी बात, अब हम मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी ने चाहे कुछ भी किया हो, मोदी जी ने एक काम अच्छा किया। पिछले 20-25 वर्षों से मेरे घर में जब किसी की शादी होती है उसको टेंशन हो जाती है कि गैस का कनेक्शन हमारे देश का आया और रिक्शे वाले, इन लोगों को गैस आज उस सब्सिडी पे मिल रही है जो सबसे महंगा चूल्हा गैस खरीदता था, जबकि हम पैसे वाले सस्ता खरीदते थे। जी बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, एक बार मैंने लिया, अब हर आदमी 68,500 तो कैसे होगा कुछ। हाँ जी मैं आया।
जी जी जी। प्रतीक जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कल आधी रात को चाइना ने अपना वीटो लगा के मसूद अजहर को फिर बचा दिया, तो राष्ट्रवाद के नाम पे आप चीन के सामानों का बहिष्कार तीनों पार्टियां कब से करने शुरू कर रही हैं ताकि उसकी आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। मेरा सवाल इन तीनों पार्टियों से। मुझे एक बात बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अजय श्रीवास्तव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। अजय जी मुझे ये बताइए कि इस बार जब आपको परेशानी ना हो, वरना मैं आपको शो से उठ के जाने को कह दूंगा, बहुत बुरा लगेगा आपको। अजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। पंडित जी, एक ही बोलेगा, या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूं? जनाबे आली, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मुद्दा इस बार कौन सा रहेगा? राष्ट्रवाद रहेगा या मुद्दा रोजगार रहेगा? या इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। हमारे देश में आज मैं डंके की चोट में कह रहा हूं, 1948 से लेके नई शिक्षा नीति तक लागू हुई। क्या कारण था कि आपने हर जगह प्राइवेट स्कूल खोल के एक दुकान खोल दी? उस दुकान में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जाता है पीएचडी और डिलीट होल्डर पढ़ाने के लिए, उसकी सैलरी सुनेंगे प्रतीक जी? 26,000, 27,000। 26,000, 27,000 में उसका शोषण होता है। कभी कभी कॉलेज वाला कहता है, अरे साहब ये तो मई और जून का महीना है, इस महीने में आपने पढ़ाया नहीं, मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। ये है कॉलेजों के हाल। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्थिति में इस देश में राष्ट्रवाद कैसे चलेगा? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, मैं जन्म से भारतीय हूं, मैं कर्म से कांग्रेसी हूं और सोच से समाजवादी हूं। तो मेरे अग्रज अजय भैया, वोट किधर जाएगा? प्रतीक भैया, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये बात पूछना चाहता हूँ। तभी से रोजगार की बात कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट थी, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इलाहाबाद में तैयारी भी किया हूँ 4 साल, पिछले 2017 के बाद मैं यहाँ आया, ठीक है। इनकी सरकार थी, लेखपाल की भर्ती, सिपाही की भर्ती, दरोगा की भर्ती, सारी भर्तियां का रेट तय था 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और इन्होंने सारी भर्तियां बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इनकी कोई भर्ती नहीं है हुई। और मैं एक क्वेश्चन, भाई मेरे आपके बीच में नहीं बोला हूं भाई, मेरे क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए, क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने रोजगार दिया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोजगार दिया है, लेकिन अपने परिवार के 20 लोगों को, किसी को सांसद, किसी को प्रमुख, किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना के दिया है। जी, हमारी सरकार ने भर्ती की रोजगार तो दिया था, इन तो रोजगार छीन रहे हैं, गर्भवती महिलाओं पे लाठी चला रहे हैं। बैठिए, सारे लोग बैठिए। आपको मैं आपसे शेर सुनूंगा, बैठिए। पहले सलीम भाई को बोलने दीजिए। हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने भर्ती की थी, नौकरी दिया था, नौकरी छीनी नहीं थी। आज बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कम से कम इनको रोजगार तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जी जी जी, अब शेर सुना दीजिए। बड़े खुलूस, ये सिर्फ अंध भक्तों के लिए है। बड़े खुलूस और एहतराम से मांगी थी दुआ रोशनी की, और चिराग जलते ही अंधेरा शुरू हो गया। ये है इन अंध भक्तों का हाल। नाउ आई एम कमिंग टू नाउ। जी, ये करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी, बात कह दो। जी, आपने देखा डिबेट जब आपने शुरू की थी तो कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे थी, ना आपको पता था ना हमें पता था। डिबेट किस पे चली गई? रोजगार पर। इसके मतलब यही पब्लिक की डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी इसको समझने में नाकाम हो रही है कि युवा क्या मांग रहा है, बेरोजगारी से परेशान है। अपने आप डिबेट उसकी तरफ मुड़ गई। अब इनके पास कोई जवाब पूछने जाओ तो पता क्या, एक मूवी आई थी जिसमें एक लड़की थोड़ी गूंगी थी, उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांग। सुनो, नाम क्या है? बोलती थी क्या? अब्बा डब्बा जब्बा। क्या करती हो? अब्बा डब्बा जब्बा। कहाँ रहती हो? अब्बा डब्बा जब्बा। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछने जाओ, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान पे, विकास पे, तो पता क्या बोलेगी? 70 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ। अरे भैया, तो तुम किस लिए हो भैया?
1999 से लेके 2019 तक 20 सालों में 10 साल आपकी सरकार थी। आप तो बड़ा हुंकार भर रहे थे। आप सब कुछ हमारे पर डालते हो कि समाजवादी ने, अरे समाजवादी ने जो किया वो तो आप सपने में नहीं सोच पाओगे। अभी तक समाजवादी का ही फीता काट रहे हो। अगर और 5 साल रहोगे तो भी समाजवादी का काटोगे। ये बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, ये आपसे रोजगार मांगने की बात करते हो तो आप क्या उनको सिखाना चाहते हो? आप उनको बताना चाहते हो क्या? सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एक भर्ती, जब से सरकार आई है एक भर्ती नहीं कर पाए। सारी सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जाकर के। मैं एक मिनट चुप रहिए, हाथ नीचे करिए। मैं न्यूज 18 इंडिया की तरफ से जो इन्होंने बात कही पहली वाली दिव्यांग को लेकर, मैं वो कहता हूं कि मैं न्यूज 18 इंडिया की तरफ से कोई भी बात इनकी इंडोर्स नहीं करता हूं, बेहद सम्मान के साथ कहता हूं, क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन हाँ, जो इनका सवाल है वो जायज सवाल है, वो मैंने ले लिया, सवाल ले लिया, लेकिन दिव्यांग वाला हिस्से को मैं इंडोर्स नहीं करता। जी जवाब दे दे। देखिए, जब कांग्रेस के लोग और सपा के लोग बार बार रोजगार के प्रश्न करते हैं तो इनको आज जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसीज हैं जो रैंकिंग दी है उस रैंकिंग को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों है भैया, मुझे बताइए। आप जब ये सवाल कहते तो आप हंस रहे हैं। आप हमें ये बता दीजिए, ये बदहवासी है, ये बदहवासी है। ये 2 सीटें केवल जीत पाए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में 10 सीटें नहीं जीत पाए। समर्थन लिया था समाजवादी पार्टी का, सपा की साइकिल पर चढ़ करके जा रहे थे विधानसभा, तब भी नहीं पहुंच पाए। इस नाते ये बदहवासी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं मानता हूं आज भारत की स्थिति आर्थिक तौर पर लगातार बढ़ी है। आज जापान हो, जर्मनी हो, रसिया हो, अमेरिका हो, सारे देश भारत के स्वर को सुनने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि भारत की स्थिति बढ़ी है। आज आप पता नहीं क्या बदले हुए मूड में खड़े हैं। अब हमसे 2 बातें कर लीजिए। मैं एक इस लड़के ने प्रश्न किया था अभी, एक जीएसटी का अच्छा प्रश्न था। हाँ, इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा है। दोनों, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, धैर्य रख के सुनिए तो सर। जीएसटी जो बढ़ा है उसमें से इन्होंने 35,000 करोड़ मॉडरेट वापस का उन्होंने माइनस नहीं किया है। 94,000 करोड़ जीएसटी आया और 35,000 करोड़ आपको एक्सपोर्टर को वापस करना है, जो पिछले 1.5 साल से आप वापस नहीं कर रहे। 35,000 करोड़ पर मंथ, इस हिसाब से जीएसटी घटा है। दूसरा, आप आ जाइए इनकम टैक्स के दायरे पर। इनकम टैक्स का जो दायरा है 2004 से 2014 तक 14% पर ईयर बढ़ा था। 15-16 में, 16-17 में और 17-18 में वो दायरा मात्र 11% के हिसाब से बढ़ा है। आप देखिए, डबल हो गए। एक मिनट, इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या डबल हो गई। पेयर्स की संख्या डबल हो गई, पेयर्स की संख्या डबल हो गई, लेकिन कलेक्शन घट गया 11% पर ईयर की वो हो रही नंबर 1। और दूसरा, आप आ जाए, छापे लगातार पड़ रहे हैं और जितना भ्रष्टाचार इनके नौकरशाहों ने गठजोड़ से किया करना चाहते हैं। अब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पे आ जाइए। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पे आप हिंदुस्तान को तौलेंगे। आप विदेशी कंपनियों के पहले से अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इंटरनेशनल एजेंसियों के आप गुलाम हो गए। अरे भाई, मेरे लड़कों को रोजगार मिल नहीं रहा है, व्यापारी छोटा यहाँ परेशान है और आप इंटरनेशनल एजेंसियों को लेकर उनको हम करें क्या, फूके? ये बताइए। ये रोजगार का जो मॉडल रॉबर्ट वाड्रा का है, वो मॉडल देश का युवा जानना चाहता है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए 5 सालों के अंदर रॉबर्ट वाड्रा ने इकट्ठा किया है। वो रोजगार का मॉडल यहाँ का युवा जानना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या वो मॉडल रॉबर्ट वाड्रा का मॉडल जो चारों तरफ। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के दूसरे देश से कर्जा नहीं लिया है आज तक और रक्षा बजट को मजबूत किया है। जी। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा था, एक बात पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रद्रोह की बात आप करते हैं। आप एक बात बताइए, किसानों की बदहाली पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, बेरोजगारी पे बात करने में कतरा क्यों रहे हो? और सबसे बड़ी बात कि जो आदमी अपनी गलतियों को छुपाता है सबसे बड़ा निकम्मा वही होता है। ये बात को ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे। पहले आप अपने निकम्मे कन दूर करिए, फिर उसके बाद आप बताइए कि देश कहाँ जा रहा है। अरे ये बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे। सत्ता आपके पास, 70 साल की बात करते हो। अरे 70 साल जो हो गया था उसी के लिए मैंडेट आपको मिला था ना। और मैंडेट पाने के बाद आप ये कहते हो नेहरू जी, राफेल की फाइल नेहरू जी चोरी कर ले गए, बिरयानी नेहरू जी खाए आए, साल आप उड़ाए आए, चीन में आप बैठाए। क्या भाई, चीन में ऐसे हाथ तू दौड़िया है, क्या बात है? एक तो मैं तीनों लोगों से पूछना चाहूंगा, तीनों रिप्रेजेंटेटिव से, कि रोजगार की परिभाषा इनके लिए क्या है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो रोजगार है और एक आमदनी है।
आमदनी बढ़ रही या रोजगार, दोनों चीजें अलग अलग हैं। रोजगार है आमदनी। रोजगार की परिभाषा बता दें और हमको ये बता दें कि रोजगार वास्तव में इनके लिए है क्या। दूसरी बात ये बताऊंगा कि बहुत आवश्यकता है आपके चैनल के माध्यम से देश में यह बात जाए कि सारे लोगों को कानून की पढ़ाई 1 साल के लिए संविधान की अनिवार्य करना चाहिए, वरना ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे सारे नेता और हम समझ नहीं पाएंगे। हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। कहेंगे कि हटाओ वहां से, जो है कैसे वहां 370 लागू है, लेकिन बताएंगे नहीं कि तरीका क्या है हटाने का, ये समझ ही नहीं पाएंगे। लास्ट में 2 लाइन बता के खत्म कर रहा हूं कि वो केवल हुक्म देता है सिपह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं बस एक हथियार जो ठहरा। घुटन होती न यूं कमरे में 2 एक खिड़कियां होती, मैं केवल सोच सकता हूं किराएदार जो ठहरा। तू भागम भाग की इस दौड़ में शामिल हुआ ही क्यों, मैं कैसे साथ दूं तेरा तू कम रफ्तार जो ठहरा। और उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का भी नहीं होशियार जो ठहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लखनऊ में मौजूद हूं मैं। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बोलना बाकी है अभी। मैं आपको एक बात बताना, जब मैं आज भी यहाँ हूँ, कल भी मैं लखनऊ में ही मौजूद हूँ, कल भी लखनऊ में शो करूंगा जी। या तो यहाँ करूंगा या फिर कहीं और करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। मैं हाँ, कोशिश रहेगी मेरी यहीं करूं जिससे तमाम सारे लोग पहुंच सके जी। मैं मरूंगा बहुत जल्दी में आप हैं जी। इस समय सहालत चल रही है, प्रवक्ताओं की चल रही है क्योंकि चुनाव है, कवियों की चल रही है क्योंकि होली आने वाली है। अच्छा, तो क्या हमारा भी वही हाल है। हाँ। अभी अनुराग भदौरिया जी का मैं बड़ा समर्थक हूँ। हाँ। इनको सत्ता दे दो तो ये भत्ता दे देते हैं। हाँ। इनको टॉप कराओ तो ये लैपटॉप दे देते हैं। तो मैं तो बड़ा समर्थन करता हूँ। और इस समय देखिए दिक्कत क्या हो रही है, कहा गया इंदिरा इज इंडिया, ये गलत था। अब मोदी जी को लोग राष्ट्र मान लिए हैं, ये भी गलत है। अब मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कितनी मजबूरी में है इस समय कवि, करे तो क्या करे, कुछ लिख दे ऐसा, खास तौर पर व्यंग्यकार। कांग्रेस सरकार में व्यंग लिखा तो कांग्रेस ने तारीफ की, भदौरिया सरकार में लिखा हमने किताब, इनके मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दे दिया। इस सरकार में लिख दो कुछ तो देशद्रोही हो जाओ, बड़ी दिक्कत है। और देखिए मजबूरी क्या है कि फंस गई है मझधार में नैया, फिर भी बोलो नमो नमो। फंस गई है मझधार में नैया, फिर भी बोलो नमो नमो। करे किसनवा दैया दैया, फिर भी बोलो नमो नमो। वो मंदिर भी ना बनवा पाए, काला धन भी ना लाए। कि मंदिर भी बनवा ना पाए, काला धन भी ना लाए। वो घूम रही आवारा गैया, फिर भी बोलो नमो नमो। और 2 लाइनें सुन लीजिए कि विजय माल्या नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए। विजय माल्या नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए, 15 लाख भी आ ना पाए, फिर भी बोलो नमो नमो। और एक बात और, बहुत जल्दी में हो आज कवि जी है। कहाँ जाना, कहाँ जाना है? जाना है, सहालत चल रही है। कभी सम्मेलन में पेमेंट ज्यादा मिल गया है तो एक गाड़ी खरीद ली है तो डिलीवरी लेने जाना। बहुत बहुत बधाई भाई। और एक और बात कहना चाहता हूँ, गठबंधन की बड़ी बात हो रही है। गठबंधन वास्तव में है क्या, व्यंग सुनिए और मजे लीजिए, चाहे जिस पार्टी का हो, कभी किसी पार्टी का नहीं होता है। सुनिएगा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल, भदौरिया जी आप सुनिएगा, एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। सब कट्टर दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। मजे लीजिएगा, एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया। जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। अंतिम पंक्तियां सुनिए। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से सब नेक हो गए। एकदम से सब नेक हो गए। फिर लंगूर हटाने खातिर सारे बंदर एक। क्या बात है,
मुझे मालूम है कभी अकेला नहीं चलता, मुझे मालूम है कभी कभी जोड़े के साथ चलता है। जी जी जी, कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हाँ, इस समय देश में जो कुछ माहौल बदला है, हाँ, एक समय था राष्ट्रगीत के गायन पर भी पहरे थे। हाँ, एक समय था राष्ट्रगीत के गायन पर भी पहरे थे। एक मिनट साहब प्लीज। हाँ, एक समय था राष्ट्रगीत के गायन पर भी पहरे थे। भारत माता के दामन पर घाव बहुत ही गहरे थे। दिल्ली की छाती पर पाकिस्तानी झंडे फहरे थे और राष्ट्र के सारे प्रहरी अंधे गूंगे बहरे थे, किंतु शेर ने बाह मोड़कर अरिदल को ललकार दिया। वीर जवानों ने घर में घुसकर दुश्मन को मार दिया। वीर जवानों ने घर में घुसकर दुश्मन को मार दिया। अगर चाहते हो निर्भय हो, अगर चाहते हो निर्भय हो, अगर चाहते हो निर्भय हो, भारत की जय बोल सकें और तिजोरी चोरों की हम चौराहे पर खोल सके, अगर चाहते हो भारत को दुनिया में सम्मान मिले, भ्रष्टाचार मुक्त देशों की सूची में स्थान मिले, अंधियारे में उम्मीदों के दीपक पुनः जलाने दो, एक बार फिर मोदी जी को सिंहासन पर आने देखो मैं बताऊं, ये कवियों का भी बड़ा खेल अजब होता है। जिसकी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि पेड़ पे चढ़ा देते हैं, और जिसको ये लपेटते हैं, इतना लपेटते हैं, इतना लपेटते हैं, ये जमीनी पे लपेट देते हैं। कोई बात नहीं, ये कविता का दौर था, ये कविता हो जाने दीजिए। हो जाए। हाँ, दिल्ली की सरकार, हाँ, और हमारे राज्य की सरकार, हाँ, तो उनके दोनों के लिए कह रहा हूँ, हाँ, झूठों ने झूठों से बोला है, हाँ, कि सच बोलो। वाह, अंदर बीजेपी की पूरी झूठों की मंडी सजी है, हाँ, बाहर लिख दिया है सच बोलो। अब बताओ कैसे सच बोलेगा कोई? सच बोलना गुनाह है। अब बीजेपी के पास देखो, जैसे आप उनसे कुछ पूछोगे ना कि आपने महंगाई बेरोजगारी की बात करो, तुरंत डाटा निकालेंगे। डाटा लिए घूम रहे हैं, जब से 5 साल सरकार हुई डाटा ही लिए घूम रहे हैं। मैंने उनको बोला डाटा वाटा छोड़ो, कभी कभी जनता की आटा की बात कर लो, खाली डाटा ही लिए घूमते रहोगे। नहीं, सच बोले तो नेताजी मुलायम सिंह यादव लोकसभा में सच बोले, लेकिन उनके नेताजी के साथ क्या क्या व्यवहार किया है सच बोलने वालों के लिए। देखिए डॉक्टर लोहिया इसीलिए कहते थे, जो बात सही है उसको जोर से बोलो और जहां हो वहीं से बोलो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नेताजी का आज सम्मान उनके बेटे ने ही नहीं किया, उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। मैं मानता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से दूर करने का काम किया है, वरना देश में निराशा का भाव था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलजी घोटाला, जीजाजी घोटाला, इतने घोटाले हो रहे थे। आज घोटाला हमने दूर करने का काम किया है। आज इस देश में पीड़ा समझिए, प्रतीक जी पीड़ा तो आप तो गांव में भी जाते हैं, आप जाते हैं गांव में, और गांव में पीड़ा समझिए, उस महिला की पीड़ा समझिए। बरसात के दिनों में जब शौच के लिए घर से बाहर जाना होता था तो क्या पीड़ा होती थी। आज तक किसी सरकार ने सोचा क्या? नरेंद्र मोदी जी गद्दी पर बैठे और उस महिला की पीड़ा को समझा और शौचालय बनाए, वरना इसी उत्तर प्रदेश में 30 लाख शौचालय नहीं बने थे। 1 करोड़ 71 लाख शौचालय हमने बनाए। देखिए ऐसा है प्रतीक भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून लाने वाले लोग, राइट टू एजुकेशन का कानून लाने वाले लोग, राइट टू फूड का कानून लाने लोग आज की डेट में पीछे हट गए हैं, और 18,000 बिजली गांव में देने वाले लोग आज की डेट में टॉप पे बैठे हुए हैं। जो लोग 6,28,000 गांव में बिजली दिए थे उनका कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में घोटालों की तो बात कर रही है, लेकिन किस घोटाले में किसको सजा दी इनको पता नहीं। अब आप एक मिनट राकेश भाई, आपके बीच में नहीं बोला ना, 2 बातें बड़ी स्पष्ट जानिए। 30,000 करोड़ के राफेल चोर आज की डेट में हमें घोटालों की बात बता रहे हैं। आज वो बताएं, सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि चौकीदार ने चोरी क्यों करवाई, क्यों करवाई, फाइलें चोरी क्यों हुई। पहले कहते हैं कि फाइल चोरी हो गई, फिर कहते हैं फाइल वही है, फोटोकॉपी हो गई। आज की डेट में आज कहते हैं फली नरीमन, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब फाइलें तो वही हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ कुछ हुआ नहीं। अरे देश ने देखा है कि एक परिवार का दामाद जी होने के कारण कैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती थी, और आज उन दामाद जी को ईडी के दफ्तर में जाकर के रोज हाजिरी लगानी पड़ रही है। ये परिवर्तन आना शुरू हुआ है। बिहार में एक बड़े नेता है जो समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार हैं, चारा चोरी के मामले में 20 साल के बाद आज वो जेल में है। ये देश की जुडिशरी है, थोड़ी देर से आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी।